हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, बीएचयू एग्जाम, एलएसए एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और तमाम जिसमें एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन जुड़ा हुआ है उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रहने वाली है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले इसी प्रकार प्रश्नों को करवाया जाएगा क्लासों के माध्यम से। तो रेगुलर जुड़ा करें। शाम 4 बजे रेगुलर जुड़ना है और प्रत्येक दिन पशुपालन को पढ़ना है, तो बहुत ही आरामदायक, आराम से मज़े से पढ़ सकते हो। तो रेगुलर जुड़ा करें, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार लाइक करके आ जाओ और चैनल पर आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके आ जाओ। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या आपने लाइक कर दिया क्लास को? तमाम बच्चों ने लाइक कर दिया? एक बार लाइक कर दो और अपनी हाजिरी को दे दो। पता लगता है कि कौन कौन बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप लो और फिर पढ़ाने में कोई 1% भी कसर नहीं रखी जाएगी। बहुत ही शानदार, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ाया जाएगा भाई सबको। तमाम प्यारे साथियों का स्वागत है, हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम साथियों का स्वागत। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ही खास क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? एक कुबड़ वाले वैज्ञानिक नाम बताना भाई। एक कुबड़ वाले ऊंट रहता है, उनका वैज्ञानिक नाम बताना है। दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, जिनमें से एक ऊंट वाले जो एक कुबड़ रहता है उनका आपको वैज्ञानिक नाम बताना भाई। तो कैमेलस ड्रोमेडोरियस, ये तो हो जाएगा भाई एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। और पूछ ले कि दो कुबड़ वाले वैज्ञानिक नाम क्या रहता है, तो कैमेलस बैक्ट्रियंस जिनके दो कुबड़ पाए जाते हैं, और कैमेलस ड्रोमेडोरियस जिनमें एक कुबड़ पाया जाता है। कैप्रा इरकस किसका है वैज्ञानिक नाम? बकरी का है। तो ये बिल्कुल आराम से ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक नाम एक पशु से अलग अलग पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, सभी पशुओं के वैज्ञानिक नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल नस्लों की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? अलग अलग पशुओं की आपको नस्लों की संख्या भी आनी चाहिए कि किसकी कितनी है बता दो। पहले तो ऊँटों की कितनी है भारत में, कुल नस्लों को पंजीकृत नस्लें कितनी हैं NBAGR के द्वारा? तो कुल ऊँटों की 9 नस्लें जो पंजीकृत हैं, 9 नस्लें जो पंजीकृत है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है भाई, ज़बरदस्त। अलग अलग पशुओं की आपको अलग अलग नस्लें आनी चाहिए। ठीक है, तमाम नस्लें एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेंगे कि आपको कितनी पशुओं की कौन कौन सी नस्लें याद है कि नहीं है। मेरे को पता लगता है कौन कौन, कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक बार मेरे को बताएंगे। ठीक है, सभी प्यारे साथी हैं भाई, अपने साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर पढ़ा करो। ठीक है, रेगुलर पढ़ा करो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के प्रबंधन, पालन पोषण, उनका अध्ययन को क्या कहेंगे भाई? पशुओं का प्रबंधन भी करना है, पालन पोषण भी करना है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाएगा? क्या पशु शरीर संरचना विज्ञान कहलाएगा, या पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाएगा, क्या एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, या उपयोग सभी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। तो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा, पशुपालन ही कहलाएगा एनिमल हस्बेंड्री, जिनको क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन करना और पालन पोषण करना, उनको ही कहा जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल साइंस तो जिसके अंदर डॉक्टर प्रकार से उस प्रकार से मतलब उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए भाई पशु चिकित्सा विज्ञान होगा। लेकिन इसमें तो प्रबंधन और पोषण के बारे में पूछता है, इसलिए हो जाएगा भाई एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा सवाल था भाई, नॉर्मल शब्दावली से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि रुमंथी पशुओं में आमाशय के कुल कितने भाग रहते हैं? जो रुमंथी पशु रहते हैं उनके आमाशय का कुल कितने पार्ट रहते हैं? अलग अलग पार्ट रहते हैं, कितने भाग रहते हैं? आपको क्या पता है? क्या पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। कितने पार्ट रहते हैं? 4, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, 4 पार्ट रहते हैं रुमंथी पशुओं के आमाशय के। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनके भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से आपको प्रश्न भी इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि सूअर में मांस का नाम क्या होता है? सूअर के मांस, अलग अलग पशुओं के आपको मांस आने चाहिए। मैंने एक एक क्वेश्चन इसलिए लिया है शब्दावली से क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन मतलब हर पशु से आपको
आराम से आप शब्दावली को एक बार रिवीजन कर लो। जिसने भी पशु की शब्दावली नहीं पढ़ी है, पहले फर्स्ट पेज में रहती है, जो पशुओं के जो भी आपको किताब रह जाती है उसमें फर्स्ट पेज पे नहीं है, तो आप एक बार उन शब्दावली को आराम से एक बार जो भी गूगल पे मिल जाए या कई और किताबों में मिल जाए या कहीं से आपको जो भी PDF के माध्यम से निकाल दो, कहीं कंप्यूटर पर जाकर उन शब्दावली को आपके मतलब जो भी पढ़ने का टेबल रहता है, मटेरियल रहता है, उनके आगे चिपका दो और उनको आराम से पूरी को एकदम घोट दो, जद्दोजान में मतलब दिमाग में बिठा दो। तो फिर आपका सवाल कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि उनसे बहुत सारे 2 या 3 सवाल तो प्रत्येक एग्जाम में बन जाते हैं। तो शब्दावली पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे, सभी बच्चे ध्यान में रख लेंगे। शब्दावली सबको आनी चाहिए। शब्दावली पढ़ोगे तभी पशुपालन की शुरुआत होती है, एनिमल हस्बेंड्री आपको अच्छे से आएगी भाई। शब्दावली आपको सर्वप्रथम आनी चाहिए। अब इसका बता दो, क्या सूअर के मांस को क्या कहेंगे भाई? पोर्क कहा जाएगा, बिल्कुल। वेनिसियन किसको कहा जाता है? हिरण के मांस को। बीफ किसके कहा जाएगा? गाय के मांस को। मटन किसके कहा जाएगा? भेड़ के मांस को, बिल्कुल। और विल गाय के बछड़े का होता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छे से ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़े पढ़ने में ध्यान दो भाई। ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है भाई? ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी रहती है? अलग अलग पशुओं की गर्भकाल की अवधि भी आपको आनी चाहिए। ऊँटनी की बता दो क्या? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। तो 390 से 410 दिन के आसपास इसको ही राइट बैठेंगे भाई, यही राइट बैठ रहा है भाई। 390 से 410 दिन के मध्य ऊँटनी की गर्भकाल की अवधि रहती है। गाय की कौन सी रहती है, भैंस की कौन सी रहती है, भेड़ की कौन सी रहती है, बकरी की कौन सी रहती है? अलग अलग प्रकार से आपको सभी पशुओं की गर्भकाल अवधि आनी चाहिए। जैसे कि गाय की कितनी रहती है? 9 माह 9 दिन, लगभग 281 दिन के आसपास रहती है। अपने भैंस की कितनी रहती है? 10 माह 10 दिन, 310 दिन के आसपास रहती है। बकरी की कितनी रहती है? 5 माह प्लस 5 दिन, लगभग 5 माह मतलब हो जाएगा 150 से 155 के मध्य। और भेड़ के अंदर 145 से 150 के मध्य माह, इसमें भी 5 माह रहती है। तो ये सभी पशुओं की आपको अलग अलग प्रकार से ध्यान में रखनी है। मैं कितने पशुओं का बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार सारणी को देख लोगे तो उसके अंदर सारी जानकारी मिल जाती है भाई। तो उनको पूरी आराम से एक बार दिमाग में बिठा लेना है और बार बार उनका करना है रिवीजन करोगे तो आप भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो सवाल आराम से एकदम रेडी रेड बैठ जाएंगे एग्जाम के लिए। भेड़ और बकरी में नाड़ी दर की ध्वनि किससे ज्ञात की जाती है? भेड़ और बकरी रहती है, उसमें नाड़ी दर होती है। उन नाड़ी दर को ज्ञात करने के लिए कौन सी ध्वनि की प्रयोग में लेते हैं भाई? क्या कॉक्सिशियल ध्वनि, फीमोरल ध्वनि, मैक्सिलरी ध्वनि या फेशियल ध्वनि? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार। ऐसे क्वेश्चन आपको रेगुलर करवाए जा रहे हैं, शाम 4 बजे रेगुलर करवाए जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें। और बहुत ही शानदार, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, कम्युनिटी के माध्यम से भी आपको अच्छे सवाल करा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं। तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो नए बच्चे उनको पता नहीं है। तो आप भी एक बार जुड़ो और आराम से पढ़ो, फिर आपको पता लगेगा कि कंटेंट में 1% सर कमी नहीं रख रहे हैं, हमारे लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। तो आपको पढ़ने में 1% भी कमी नहीं रखनी है, ठीक है? तो तमाम विद्यार्थी एक बार हमारे जो सोशल मीडिया साइट है उनसे जुड़ जाओ। आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप लो। आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि कंटेंट भर भर कर देंगे हर जगह। जो जैसा कंटेंट मांगेगा उनको वैसा कंटेंट उपलब्ध करवा देंगे भाई, ठीक है? इसका राइट आंसर बता दो भाई। अब भेड़ और बकरी में नाड़ी दर की ध्वनि फीमोरल ध्वनि द्वारा मापी जाती है। कौन सी ध्वनि? फीमोरल ध्वनि, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो। कॉक्सियल ध्वनि तो सर गाय और भैंस में होती है। मैक्सिलरी ध्वनि या फेशियल ध्वनि एक ही प्रकार की ध्वनि रहती है, वो रहती है घोड़े के अंदर। घोड़े और घोड़ी में रहती है फेशियल या मैक्सिलरी ध्वनि। बिल्कुल अच्छा सवाल बता रहे हो भाई, बिल्कुल। कुत्ते में भी फीमोरल होती है भाई, और भेड़ और बकरी में फीमोरल रहती है। अच्छा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी रहती है? रुमंती पशु रहते हैं, रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी रहती है भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है भाई। स्थायी दांतों की संख्या बतानी भाई। अस्थायी दांत 20 होते हैं, स्थायी दांत होते हैं 32। कितने? 32 दांत संख्या रहती है रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तमाम बच्चे कोई गलत नहीं बता रहा है, क्योंकि पशुपालन सबका अच्छा रहता है और पशुपालन को केवल पढ़ने का जरूरत रहती है कि रेगुलर पढ़ा करें, तो पशुपालन को कभी भूल ही नहीं पाएंगे भाई, ठीक है? पशुपालन सबका अच्छा हो जाएगा, मैं ये 100% जिम्मेदारी देता हूँ, मतलब गारंटी लेता हूँ इस प्रकार की। क्योंकि पशुपालन एक कॉमन सब्जेक्ट है और सरल सब्जेक्ट है, इसलिए रेगुलर पढ़ोगे तो ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा भाई। पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो पशुपालन में। गोवंश में जो गुद्दे का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है भाई?
गोवंश मतलब गायों के अंदर गुद्दे के तापक्रम का मतलब कुल कितने सेल्सियस में रहता है तापमान, ये बताना है आपको। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 या 38.5 के आसपास जो गुद्दे का सामान्यतः तापक्रम रहता है भाई, 38.5 या 38 डिग्री सेल्सियस में। बिल्कुल अच्छे प्रकार से आराम से राइट आंसर बता रहे हो। साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए और आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाए। तो मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है भाई? मुर्गी में दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या 22 होती है, क्या 20 होती है, या 32 होती है, या नहीं होती भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। होते ही नहीं, दांत होते ही नहीं भाई। मुर्गी में कहाँ से दांत होंगे भाई? मुर्गियों में कहाँ से दांत होती है? मुर्गियों में रहती है चोंच, चोंच से वो दाना वगैरह चबाती है और उनसे ही अपना काम चलाती है भाई, चोंच से। तो उनके अंदर दांत नहीं पाए जाते, ये आज ही ध्यान रख लेना भाई, उनके अंदर दांत नहीं पाए जाते। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है भाई मुर्गी पालन से आ गया भाई। मुर्गी बड़ी प्यारी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है भाई? मुर्गी के शरीर का तापक्रम बताओ भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना रहता है? 106 डिग्री रहता है सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के रूप में, जो 106 डिग्री, ठीक है। मुर्गी के शरीर का तापक्रम रहता है भाई 106 डिग्री। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि गाय और भैंस की औसतन जीवन काल उम्र कितनी रहती है? औसतन उम्र बताना है उनकी, गाय और भैंस की। जल्दी से ध्यानपूर्वक बताओ, राइट आंसर को टिक मारो। क्या आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर देते हो क्या? बिल्कुल दिया करो, दिया करो। आपको हकीकत में बताऊं तो आपको मतलब आप क्लास के अंदर कमेंट करते हो ना, तो उन कमेंट के माध्यम से बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करते हैं। फिर एक कमेंट के अंदर आपने क्या लिखा, दूसरे कमेंट के अंदर दूसरों ने क्या लिखा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। इसलिए कमेंट सबको करना है, जिसके अंदर जो दिमाग के अंदर जो चीज़ आ रही है तो वो सारी उस प्रश्न से रिलेटेड आपको लिख लेनी है, ताकि आपका अच्छे से पूरा रिवीजन एक ही क्लास में कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही, क्लास सेक्शन के माध्यम से ही, और अपनी भी साथ साथ में थोड़ी बहुत मतलब थ्योरी भी थोड़ी करवा लेते हैं, ताकि आपका वो भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए। इसलिए क्लास पूरी एकदम समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास ले ली और आपको समझ में नहीं आ रही, आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पढ़ना है तो जम के पढ़ना है, नहीं तो पढ़ना ही नहीं। एक ही काम रखना है, पढ़ना है तो दबा के पढ़ना है और पूरी 100% ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर बता दो पहले तो। गाय और भैंस की औसतन जीवन काल उम्र रहती है 15 से 20 वर्ष। तो ये राइट बैठेगा। 20 वर्ष मान लेते हैं, लेकिन 15 से 20 वर्ष आ जाए तो भी आपको राइट आंसर बता देना है कि 15 से 20 वर्ष गाय और भैंस की औसतन उम्र रहती है। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सवाल। कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? मैंने पहले डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था जिसमें कैप्रा हिरकस बताया था किस पशु का वैज्ञानिक नाम। ऊँट के साथ मैंने कैप्रा हिरकस का भी नाम लिया था। आपको पता है क्या? बिल्कुल सर जी पता है हमारे को। बकरी का है भाई कैप्रा हिरकस, भेड़ का क्या है ओविस एरिस, भैंस का क्या है बुबेलस बुबेलिस, और गाय का क्या है? दो प्रकार से अलग अलग रहती है गाय, विदेशी गाय और भारतीय गाय। भारतीय गायों में जो देसी गाय रहती है उनका नाम रहता है भाई बॉस इंडिकस, और विदेशी रहती है जिसे बॉस टॉरस। टॉरस मतलब सीधी पीठ रहती है, उनके अंदर पीठ एकदम सीधी पाई जाती है, खड़ी पीठ पाई जाती है, इसलिए बॉस टॉरस कहेंगे। और भारतीय गाय को बॉस इंडिकस के नाम से, वैज्ञानिक नामों से इन पशुओं को जानते हैं। बिल्कुल अच्छे सवाल है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भेड़ में वयस्क मादा को क्या कहते हैं? सीप रहती है, जो भेड़ रहती है उनके अंदर वयस्क मादा रहती है, उनको क्या कहते हैं? क्या डोई, रैम, ईव या बक? क्या कहेंगे भाई? क्या आपको पता है क्या? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। वयस्क मादा को कहेंगे भाई ईव। बिल्कुल ईव कहेंगे। भेड़ के अंदर वयस्क मादा को क्या कहेंगे? ईव कहेंगे। डोई और नैनी तो बकरी के वयस्क मादा को कहते हैं। अरे गलत कौन बता रहा है भाई? गलत कौन बताता है? गलत कोई नहीं बताएगा भाई। बक कहेंगे, जो बकरे में जो वयस्क नर रहता है उसको बक कहेंगे। और रैम किसको कहते हैं? जो भेड़ के अंदर वयस्क रहता है उनको रैम कहेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। ये शब्दावली से टर्मिनोलॉजी रहती है शब्दावली, उसके अंदर से भाई बिल्कुल सिंपल से सवाल रहते हैं।
तो इन सवालों को भी आपको बहुत अच्छे प्रकार से कर लेना। आज आपका एक वर्क देता हूं कि आपको शब्दावली इसी क्लास के माध्यम से आपने जो भी पढ़ रखे हो और सवाल भी कर लेना, और साथ साथ में आपको एक जो शब्दावली रहती है उनका भी पेज निकल के आपके आगे चिपका देना। जो भी टेबल रहती है पढ़ने की, स्टडी टेबल, वहाँ आपकी एकदम दिमाग में सब जानी चाहिए कि भाई मेरे को वहाँ से एक भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। शब्दावली आपको एकदम मुख्य जुबान हो जानी चाहिए। तो एक काम ये कर लेना, शब्दावली सभी बच्चे रट लेना, एकदम याद कर लेना आराम से, ठीक है। इसका अब राइट आंसर बता दो मेरे को कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। समूह का मतलब रहता है झुंड में जो भेड़ें रहती हैं उन भेड़ों को क्या कहेंगे। अलग अलग पशुओं के समूह रहते हैं अलग अलग से। भेड़ का पहले तो बता दो मेरे को, भेड़ का क्या कहेंगे, फ्लॉक, बिल्कुल फ्लॉक कहेंगे। मुर्गी में भी फ्लॉक रहती है। ट्रिप किसके रहती है, बकरी के अंदर। बकरी क्या जाती है, ट्रिप पे जाती है। तो बकरी को इस प्रकार से याद रख लेंगे कि बकरी के अंदर समूह को कहते हैं ट्रिप, भेड़ के अंदर रहता है फ्लॉक। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि सुअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है। स्वाइन यानी सुअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम इज संख्या कितनी रहती है भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, 38। 38 सही बता रहे हो बिल्कुल। आपको क्रोमोसोम की वगैरह की एक गुणसूत्रों की अच्छी से ट्रिक रहती है। आपको ट्रिक क्या पता है क्या, जिसको भी पता है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना। मैं आपको वैसे ही एक ट्रिक न बता के पूरा मतलब अलग अलग पशुओं के अलग अलग गुणसूत्र बता देता हूं वैसे, लेकिन आपको ट्रिक्स जिसको आती है वो ट्रिक्स मेरे को गुणसूत्रों की सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे। कौन कौन पूरी मतलब जो गुणसूत्र रहते हैं उनकी संख्या को एकदम राइट लिखता है, मैं देखना चाहूँगा। जरूर बच्चे एक बार आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना, ठीक है। आपको सारे गुणसूत्र एक ही साथ याद हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको फर्स्ट के हिसाब से बता दूं तो बकरी और गाय के अंदर कितनी रहती है, 60 संख्या रहती है। फिर 60 से थोड़ा बहुत कम आ जाओ, 54 रहती है भेड़ के अंदर। फिर 54 से कम आ जाओ, 38 रहती है कुत्ते और सुअर के अंदर। बिल्कुल इधर तो हो गया काम। फिर 60 से ऊपर जाओ, 62 किसके अंदर रहती है, तो 62 रहती है भाई गधे के अंदर। फिर 63 रहती है वो खच्चर के अंदर। फिर 64 रहती है वो घोड़े के अंदर। फिर 64 के बाद सीधे 74 के अंदर चले जाओ, 74 रहती है ऊँट के अंदर। और फिर अपने 78 रह जाती है तो वो फाउल और डॉग के अंदर। और इधर स्वाइन बतानी थी, मतलब 38 तो रहती है सुअर और कैट के अंदर, और उधर रहती है 78 रहती है वो कुत्ते के अंदर और मुर्गे के अंदर, FD जिसे बोलेंगे वो रहती है 78। और भैंस के अंदर नहीं बताई तो भैंस के अंदर होती है भाई 50। और इधर बता दे तो स्वयं बफेलो रह जाती है भाई 48 और 50 रहती है रिवर बफेलो। ये सारे पशुओं की मैंने एक बार मतलब आपको बेसिक के रूप में बता दी। बाकी आप ट्रिक्स के माध्यम से मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से किस किस को पूरी ट्रिक के माध्यम से आती है भाई, लिख लेना, ठीक है। आपको सारे क्रोमोसोम एक ही साथ याद हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ है भाई। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बिल्कुल करनाल हरियाणा बता रहे हो ना, तो राइट बता रहे हो भाई। करनाल हरियाणा बता रहे हो तो राइट बता रहे हो। और बरेली उत्तर प्रदेश में क्या है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, वो बरेली के अंदर है पक्षी का, ठीक है, बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल अच्छे प्रकार से आप बता रहे हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रट और मस्त की अवस्था किस पशु में दिखने को मिलती है भाई। रट और मस्त की अवस्था किस पशु में दिखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ऊंट के अंदर दिखने को मिलती है, ऊंट के अंदर, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो। मैंने पहले ऊंट के वैज्ञानिक नाम बताए थे, आप इस सभी पशुओं के वैज्ञानिक नाम एक बार याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। एक ही विदेशी नस्ल है, बाकी तीनों अपने भारतीय नस्ल है। तो एक विदेशी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो टॉगनबर्ग। टॉगनबर्ग बकरी है जो विदेशी नस्ली की है, जो इसका दूध मतलब लगभग 5 से 6 लीटर प्रति ब्यात के रूप में, मतलब ये दिन में लगभग 5 या 6 लीटर के रूप में ये दूध दे देती है। तो अच्छा खासा दूध भी रहता है, विदेशी बकरी है भाई टॉगनबर्ग। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल कि भेड़ में समागम की क्रिया
होती है भाई? भेड़ में समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया या समागम की क्रिया एक ही होती है, तो वो कितनी होती, क्या होती है भाई भेड़ के अंदर? समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया क्या होती है? सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या कपलिंग? बिल्कुल सही बता रहे हो, तो टपिंग कर देते हैं, राइट। सर्विंग किसके अंदर रहती है? बकरी के अंदर, गाय के अंदर, और गाय, भैंस और बकरी के अंदर ये रह जाती है। कवरिंग रहती है घोड़े के अंदर, कपलिंग रहती है सूअर के अंदर, और टपिंग रह जाती है भाई भेड़ के अंदर। बिल्कुल अच्छे प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल, हरियाणा के अंदर ही, अरे अविका नगर टोंक के अंदर है। अविका नगर टोंक हो जाएगा, अविका नगर मालपुरा टोंक। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CSWRI भाई। ये देखो मैंने लिख लिया, इसको कसवरी भी बोल सकते, कहीं आ जाएगी कसवरी कहाँ है तो भी बता देना। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र राजस्थान में अपने भाई है ये संस्थान। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन कि मेमने में पूंछ को हटाना को क्या कहते हैं? मेमने में जो पूंछ को हटाया जाता है उनको कहा जाता है भाई डॉकिंग। बिल्कुल अच्छा सवाल, डॉकिंग ही कहा जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन किस भेड़ की है भाई? सबसे लोकप्रिय ऊन मतलब सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है विश्व के अंदर? मेरिनो। बिल्कुल मेरिनो है, जिनको लगभग 5 से 9 kg प्रति वर्ष ये ऊन दे देती है, 5 से 9 kg। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल था। ये स्पेन की है भाई, ऑस्ट्रेलिया स्पेन की है भाई भैंस, अरे भेड़, जो ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, मेरिनो। तांबे जैसे रंग भैंस के किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तांबे जैसा रंग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तांबे जैसा रंग तो बदावरी के अंदर है भाई, बदावरी। बिल्कुल बदावरी, जो बदावर क्षेत्र के आसपास, आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास पाई जाने वाली बदावरी भैंस है, जिसके घी के अंदर वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है भैंसों में, तो 12 से 14% रहती है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मुर्रा ये दिल्ली बफेलो कहते हैं, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जयपुर जिले के आसपास पाई जाती है भाई। और नीली रावी जो पंजाब के गुरदासपुर वगैरह इन जिलों में पाई जाती है, इसे नीली रावी। सतलुज का नदी पानी वो नीला होने के कारण इनको नीली रावी भी कहा जाता है। जाफराबादी जिन्हें मिनी एलिफेंट कहा जाता है, ये गुजरात के आसपास पाई जाने वाली भैंस है, जिसे मिनी एलिफेंट, और बड़ी भैंस होने के कारण इन्हें मिनी एलिफेंट कहते हैं भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ज़बरदस्त था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो जुगाली करता है भाई? जुगाली करने वाला एक ही जानवर है, बाकी जुगाली नहीं करते भाई। बिल्कुल सही पकड़े भाई, भैंस ही है सर जो जुगाली करती है, बाकी कुत्ता, मुर्गी व सुअर जुगाली करते नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन कि रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति की पाई जाती है भाई? रानीखेत बीमारी निम्न में से किस प्रजाति में पाई जाती है? क्या आपको पता है भाई? बिल्कुल सर जी पता है भाई, वायरस जनित बीमारी है और कुक्कुट में पाई जाती है, मतलब मुर्गियों के अंदर पाई जाने वाली रानीखेत बीमारी है, जो पैरामिक्सो वायरस द्वारा होती है, और कुक्कुट के अंदर होती है रानीखेत बीमारी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आनंद गुजरात हो जाएगा भाई, आनंद गुजरात हो गया। और NDRI कहाँ थी? करनाल हरियाणा में। तो ये तमाम आपके डेयरी के इंस्टीट्यूट है, आपको ध्यान में रखना है। आनंद गुजरात जो अमूल डेयरी है वही है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो आनंद गुजरात के अंदर। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बताया जा रहा है भाई? पर्सन क्यों हिल रहा है? बच्चे परेशान हो जाएंगे भाई, पर्सन इधर इधर हिलेगा तो। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है भाई? मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? मवेशी मतलब गायों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बतानी, तो संख्या रह जाएगी, अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, तो 60 संख्या रहती है मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या। बकरी के अंदर भी 60 और गाय के अंदर भी 60 और 50 रहती है भाई
रिवर बफेलो के अंदर, और स्वयं बफेलो रहती है उसमें 48, 46 रहती है मनुष्य के अंदर, 54 रहती है भेड़ के अंदर। ये सभी ध्यान में रख लेंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल कि दूध के किस तत्वों में कमी पाई जाती है, मतलब मिल्क रहता है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है। बाकी तत्व तो अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसकी दूध के अंदर कमी पाई जाती है, तो आयरन रहता है। जो आयरन रहता है, लोहा, जिसकी दूध के अंदर कमी पाई जाती है। बिल्कुल अच्छा सवाल, बार बार एग्जाम में बनने वाले सवाल, ऐसे सवाल आपको रेगुलर करवाए जा रहे हैं, तो प्रतिदिन क्लास के अंदर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अपनी मेहनत को और कठिन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से रेगुलर करोगे तो आपको कठिन लगने वाली क्लास भी सरल लगने लग जाएगी। क्योंकि पहले शुरुआती आपको क्या होता है कि स्टार्टिंग में मतलब हर कोई चीज़ बोरिंग लगती है, लेकिन बाद में आपको देखते देखते धीरे धीरे आनंद हो जाना शुरू हो जाता है क्लास के अंदर, और मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर क्लास को आप आराम से देख सकते हो। वो कहते हैं कि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखे। मतलब आपको सीखने की भूख होनी चाहिए, जिससे आप मतलब आगे बढ़ोगे और जिससे आप मतलब मंजिल को पालोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया क्या? बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या बताया जा रहा था कि मिल्क फीवर एक शरीर का तापमान होता है, तो मिल्क फीवर रहता है उसके शरीर का तापक्रम सामान्य से क्या कम रहता है क्या, या सामान्य रहता है, उच्चतम या उतार चढ़ाव? बिल्कुल सिंपल सा सवाल, ये लास्ट ही सवाल था। मैं नीचे देखने चला गया कि सवाल भाई कितने रहे, लेकिन ये एक ही सवाल रहा है कि मिल्क फीवर शरीर में जो सामान्य से कम रहता है। बाकी जो बीमारी रहती है या रोग रहता है, तो उस रोग में क्या रहता है कि सब पशु के जो बीमारी रह जाती है, तो उसके अंदर पशु के अंदर सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर मिल्क फीवर के अंदर सामान्य तापमान से कम रह जाता है। ये एक खास बात है मिल्क फीवर की, तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। बिल्कुल अच्छा सवाल था। और जिस भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर एक बार लाइक भी कर देना, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर लेना और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि आपको अच्छे से हम पढ़ा सके, रेगुलर क्लास दे सके और अच्छे प्रकार से और मेहनत करवा सके। इसलिए आपको शेयर भी ज़रूर करना होगा। और एक बार चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर कर दो और बेल आइकन ऑन कर लो। फिर आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो और रेगुलर क्लास आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद, जय भारत।